So, dear students, welcome again in this lecture room. So, as you know that we are discussing this topic of physiology, that is growth and development. तो हमने इसमें बहुत से सब टॉपिक्स पढ़े, ग्रोथ पढ़ा, इसमें ग्रोथ के फेजेस पढ़े या बाकी एस्पेक्ट्स. तो उसके बाद हमने सीधे ग्रोथ हार्मोन्स या जिनको हम PGRs भी कहते हैं ये डिस्कस करना शुरू किया. तो इसमें पहले हमने जो ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन पर हमने कम से कम शायद मेरे ख्याल में 2 लेक्चर हमने दिए. तो ऑक्सिन उसमें पहले बताया मैंने आपको डिफिनीशन, यानी कैसे अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा डिफाइन ऑक्सिनस और व्हाट आर ऑक्सिनस, तो उस वक्त मैंने वो डिफिनीशन बताई आपको. दीज आर द ग्रुप ऑफ केमिकल सबस्टेंस आर हार्मोन्स दैट प्रमोट और दैट एनहेंस और रेगुलेट ग्रोथ इन प्लांट्स. तो उसके बाद मैंने इसकी डिस्कवरी या हिस्ट्री के बारे में बताया आपको. तो जो भी साइंटिस्ट पहले कौन था, डार्विन है, उसका बेटा फ्रांसिस डार्विन, तो उन्होंने स्टार्ट की इस पर डिस्कवरी. उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट आए. फर्स्ट फाइनल इट वाज वेंट, वो हमने डिस्कस किया. वेंट उसने फाइनली ये कहा कि एक केमिकल सबस्टेंस है जो प्लांट के टिप, चाहे रूट टिप हो या शूट टिप हो, वहाँ से रिलीज़ होता है, फिर ग्रोथ प्लांट का रेगुलेट करता है. ये हमने डिटेल में पढ़ा. तो उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स मैंने पढ़ाया इसमें. तो नेचुरल ऑक्सिन्स आए एंड सिंथेटिक ऑक्सिन्स, ये भी मैंने बताया. या उसके बाद मैंने ये बताया एंटी ऑक्सिन्स. मैंने कहा कभी कभी कुछ सबस्टेंस ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सिन की फंक्शन को स्टॉप करने के लिए, तो उसको हम एंटी ऑक्सिन भी कहते हैं. तो उसके बाद हमने फिजियोलॉजी या फंक्शंस, अगर आपको याद होगा तो फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन या फिजियोलॉजी ऑफ ऑक्सिन या रोल ऑफ ऑक्सिन, ये हमने डिटेल में पढ़ा. तो उसमें बहुत से फंक्शंस पढ़ाए मैंने आपको. सेल डिवीजन बताया, सेल एलॉन्गेशन बताया, एपिकल डोमिनेंस बताया, हेज मेकिंग बताया. मैंने कहा इस पर ज़्यादातर आप ध्यान देना. जो हेज मेकिंग है, हो सकता है इस पर एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जो ऑक्सिन है किस तरह हम इसको हेज मेकिंग इन टी प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, हमने डिस्कस किया कल. तो उसके बाद बाकी फ्लावर फार्मेशन, फ्रूट फार्मेशन, जो डिले ऑफ सेनेसेंस, डिले ऑफ एब्सिशन, बाकी इसका रोल वो हमने कल डिटेल में बता दिया. तो अब आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बायो एसे टेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज बायो एसे टेस्ट. ये हमने आज पढ़ना है. बायो एसे टेस्ट, बायो एसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बायो एसे टेस्ट जो है ये क्या होता है. अगर कोई आपसे कहे व्हाट इज़ बायो एसे टेस्ट, आपको पहले पता होनी चाहिए कि हम किस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे बायो एसे टेस्ट. मैंने आपको बताया 2 चीज़ें इन हार्मोन्स के बारे में. फर्स्ट देयर प्रेजेंस, फर्स्ट मैंने बताया इनकी प्रेजेंस कहाँ पर होती है. रूट टिप पर होती है, शूट टिप पर, सीड में, फ्रूट में, कहीं पर. दैट्स कॉल्ड एज प्रेजेंस, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं. सेकंड इनका रोल. इनका ये 2 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं. यानी प्लांट के किस पार्ट में ये ग्रोथ हार्मोन और PGR होते हैं और इनकी फिजियोलॉजी क्या है. तो ये 2 चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ता है. दैट टेस्ट इज़ कॉल्ड एज बायो एसे टेस्ट. क्लियर. यानी आप ये लिखो द बायो एसे टेस्ट रेफर्स, या आप इस तरह लिखो, इन दिस टेस्ट we detect the presence and role of growth hormones. We detect the presence and role of growth hormones in plants. यानी प्लांट में इन ग्रोथ हार्मोन की प्रेजेंस कहाँ पर या पे प्रेजेंट होते हैं, किस पार्ट पर होते हैं. सेकंड, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि इनका रोल क्या है, ये कैसे हम डिटेक्ट करते हैं. तो इसके बाद मतलब हम एक टेस्ट करते हैं, तो उस टेस्ट को हम बायो एसे टेस्ट करते हैं. तो यहाँ पर बायो एसे टेस्ट किसके लिए करेंगे हम? ऑक्सिन के लिए. तो ऑक्सिन के लिए हम देयर आर 2 बायो एसे टेस्ट्स. आप ये लिखो देयर आर 2 बायो एसे टेस्ट्स. वन इज कॉल्ड एज एविना कोलियोपिटाइल टेस्ट. कोलियोपिटाइल, एविना कोलियोपिटाइल टेस्ट, ये एक टेस्ट हम करते हैं. सेकंड इज कॉल्ड एज रूट इनहिबिशन टेस्ट. सो दीज आर 2 टेस्ट्स या बायो एसे टेस्ट्स जो हम ऑक्सिन की डिटेक्शन के लिए
ऑक्सीजन का रोल डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? कौन कौन सा है? एविना कोलिपेटाइल टेस्ट या एविना टिप टेस्ट भी हम कहेंगे। सेकंड इज रूट इनहिबिशन टेस्ट। क्लियर? तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कौन? एविना कोलिपेटाइल। तो इसमें हम क्या करते हैं या कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ लेते हैं ओट प्लांट, तो जिसे हम एविना कहते हैं। इन बॉटनी इट इज कॉल्ड एज एविना, AVNA, एविना, जिसे हम ओट कहते हैं या बॉटनी में से एविना प्लांट भी कहते हैं। तो उसका कोलियोपिटाइल, मान लो यहाँ पर ये प्लांट है, दिस इज प्लांट, ये छोटा प्लांट, हमने बड़ा ट्री तो नहीं लेना है, हमने छोटा प्लांट लेना है। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा, जब मैंने सीड का स्ट्रक्चर पढ़ाया, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ाया, तो उस वक्त मैंने बताया, जो अगर एम्ब्रियो ले लेंगे तो एम्ब्रियो मैंने बताया जो एम्ब्रियो की एक्सिस होती है, तो अपर पार्ट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। तो उसके बाद यहाँ पर पैलिम्यूल होता है, तो पैलिम्यूल किसकी कवरिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड एज कोलियोपिटाइल। क्लियर? पहले पता होनी चाहिए कहाँ, मैंने हाल डिस्कस किया, फिर से बताना चाहता हूँ। यानी कोलियोपिटाइल इट इज़ अ कवर ऑफ पैलिम्यूल एज वेल एज एपिकोटाइल। ठीक? तो यही प्लांट ले लेंगे हम। मान लो यहाँ पर ये कोलियोपिटाइल टिप है या स्टेम टिप है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये काटेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कट कोलियोपिटाइल टिप, कट कोलियोपिटाइल टिप। ये जो टिप है हम इसको काटेंगे, फर्स्ट स्टेप। यानी कोलियोपिटाइल जो एविना प्लांट है ये ले लेंगे, उसका टिप जो है कोलियोपिटाइल का टिप ये हम काटेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा वेंट ने डिस्कवर किया इसी कोलियोपिटाइल से ऑक्सीजन को। ठीक है? वेंट ने जब डिस्कवरी की तो उसने कहाँ पर, ये इसी कोलियोपिटाइल, उसने कहा कि कोलियोपिटाइल से सिंथेसाइज होता है। तो ये कोलियोपिटाइल हम इसको कट करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हम इस प्लांट को, दिस इज कॉल्ड एज नाउ डिकैपिटेटेड, इस आप लिखो, दिस कॉल्ड एज डिकैपिटेटेड। कोलियोपिटाइल हमने काट किया, दिस इज कॉल्ड एज डिकैपिटेटेड विदाउट कोलियोपिटाइल। क्लियर? तो उसके बाद हम इसको ऐसे रहेंगे फॉर 3 डेज, या कुछ आवर्स के या कुछ डेज के लिए हम ऐसे ही रखेंगे, ताकि, या मान लो यहाँ पर हम 4 आवर्स ले लेंगे, 4 आवर्स, 4 घंटे तक हम इसको ऐसे ही रखेंगे। क्यों? हो सकता है यहाँ पर ये कोलियोपिटाइल टिप हमने काट किया, हो सकता है जो ये पार्ट है उसमें भी कुछ ऑक्सीजन मौजूद हो सकता है, तो तब तक ये भी यूज़ होगा, यानी कंज्यूम होगा। इसीलिए हम इसको 4 आवर्स या कुछ टाइम के लिए ऐसे ही प्लांट को रखेंगे। तो उसके बाद फिर से कट करेंगे यहाँ टिप, नियरली अबाउट 1 मिलीमीटर। ये प्लांट जो ऐसे ही रखा हमने, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मिलीमीटर उसको फिर से कट करेंगे। हो सकता है उसमें कुछ ऑक्सीजन मौजूद हो, वो भी हम वहाँ से रिमूव करेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या है, कट 1 millimeter tip of this plant in order to remove the oxygen may be present in this tip. ठीक है? हो सकता है उसमें कुछ ऑक्सीजन मौजूद हो, उसको भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक न्यूट्रिएंट मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज एगर एगर। सुना है वर्ड एगर एगर? मैंने आपको बताया ये एगर एगर जो है, it is a nutritive substance, it is produced from these algae, red algae, इसमें से एक algae that is called as Giladium। हम जब लोअर बॉटनी डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आप रोल ऑफ एल्गी। तो वहाँ पर एक एल्गी, रेड एल्गी दैट इज कॉल्ड एज जिलेडियम, ये एंट्रेंस में कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, तो उससे हम ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लेते हैं। कौन? एगर एगर। तो ये हम टिश्यू कल्चर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम टिश्यू कल्चर में प्लांट फार्मेशन प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ ये एगर एगर वहाँ भी इस्तेमाल होता है। तो अब ये ले लेंगे, मान लो दिस इज़ एगर पार्ट, एगर एगर। अब क्या करेंगे, इस एगर एगर को हम 1.5% ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ले लेंगे, तो उसी सोल्यूशन में हम इसको डालेंगे। किसको? यानी थोड़ा सा हम ऑक्सीजन ले लेंगे, तो सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लेंगे, तो उसका सोल्यूशन बनाएंगे, तो उसमें किसको रखेंगे, ये अगर जो है उसको इसमें डिप करेंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि ये ऑक्सीजन है वो किस में जाएगा,
इस एगर एगर में जाएगा। क्लियर? तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, लेट अस टेक न्यूट्रिटिव सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज एगर एगर। सो पुट दिस एगर इन एन ऑक्सीजन सोल्यूशन फॉर सम टाइम। तो उसके बाद क्या करेंगे हम वापस वहाँ से निकालेंगे। तो इसको हम करेंगे कट इनटू स्मॉल पीसेस। मान लो यहाँ पर एक पीस बनाएंगे, यहाँ पर एक पीस, यहाँ छोटे छोटे ब्लॉक्स, जिसमें भी कॉल्ड एज एगर एगर ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे जो प्लांट डिकैपिटेटेड था, पहले हमने उसका कोलेपिटाइल रिमूव किया, उसके बाद फिर से कुछ देर पर रखा, उसके बाद तो 1 मिलीमीटर फिर से काटा टिप। तो उसके बाद इस पर हम रखेंगे किसको, एगर एगर। एक ब्लॉक इसमें ले लेंगे एगर एगर से, तो उसको रखेंगे किस पर, इस टिप पर। तो उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन में जाएंगे। मान लो 1 दिन का वक्फा ले लेंगे, तो मान लो 1 घंटे के बाद एक फ़ोटोग्राफ ले लेंगे, फिर दूसरे घंटे के बाद दूसरा फोटोग्राफ ले लेंगे, फिर तीसरे, यानी वी विल टेक कंटिन्यूसली फोटोग्राफी एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। हम क्या करेंगे, हम यहाँ जब हमने क्या ये एगर एगर ब्लॉक इस पर रखा, इस डिकैपिटेटेड प्लांट पर रखा, अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि कौन सी यहाँ पर चेंज आएगी। तो उसके बाद फोटोग्राफी करते रहेंगे। मान लो पहले 1 घंटे के लिए हम वेट करेंगे, तो 1 घंटे के बाद हम फोटोग्राफ ले लेंगे, देखते हैं यहाँ कोई ग्रोथ मत होगी। उसके बाद दूसरा घंटा हम वेट करेंगे, तो फिर से फ़ोटोग्राफ ले लेंगे, उसके बाद तीसरा घंटा, तो फिर हम देखेंगे क्या यहाँ पर ग्रोथ हुई है कि नहीं। ये हम अब लाइट में रखेंगे ये प्लांट हम, तो उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अगर इसमें ग्रोथ हुई तो इसका मतलब है ये ऑक्सीजन इस कोलेपिटाइल में प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है, और इट शोज़ यूनिलेटरल ग्रोथ इन दिस प्लांट और इन दिस एविना प्लांट। क्लियर? तो यही किसने किया, वेंटी ने यही एक्सपेरिमेंट किया था। उसने भी इस एविना प्लांट जो है इसका कोलेपिटाइल डिकैपिटेट किया, फिर उसमें देखा कोई ग्रोथ नहीं हुई, फिर एगर एगर लाया, फिर उस पर रखा, तो फिर देखा कि इट शोज़ रेस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट, इट शोज़ यूनिलेटरल ग्रोथ। तो ये हमें साबित कर देता है कि ये ऑक्सीजन जो है ये इस कोलेपिटाइल में था, तो यहाँ से रिलीज़ हुआ, इसने रेस्पॉन्स इस कोलेपिटाइल की दिखाई कहाँ तक की तरफ, लाइट की तरफ, और इसमें यूनिलेटरल ग्रोथ हो गई। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एविना कोलेपिटाइल टेस्ट। ये क्लियर हुआ कि फिर से बताओ, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन एविना कोलेपिटाइल टेस्ट, आर यू एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? कोई कन्फ्यूजन है? तो इसके बाद हम सेकंड टेस्ट ले लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज रूट inhibition test. Second is called as root inhibition test. अगर हम फिजियोलॉजी ऑक्सीजन की मतलब वापस रिकॉल करेंगे, तो वहाँ मैंने बताया 2 फंक्शंस। एक तो मैंने कहा अगर हम कैलस ले लेंगे, कैलस मैंने बताया क्या होता है कैलस, शाजिब, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अगर हम प्लांट का कोई पार्ट ले लेंगे, लीफ ले लेंगे, स्टेम का पार्ट ले लेंगे, तो उसको हम डिवाइड करेंगे रिपीटेडली, तो यहाँ पर सेल का एक लार्ज मजमा बनेगा, बट इट विल बी अनडिफरेंशिएटेड। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैलस। तभी तो कैलस को डिफाइन करते हैं, इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। क्लियर? तो अगर यही कैलस हम ले लेंगे कल जो हमने पढ़ा, तो उसके बाद उस पर लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डालेंगे, तो देयर विल बी रूट फॉर्मेशन। क्लियर? ये कल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रूटिंग मैंने कल बताया, रूट फॉर्मेशन। मैंने कहा अगर हम ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन यहाँ पर इसलिए देंगे, तो देयर विल बी रूट इनिशिएशन, देयर विल बी रूट प्रोडक्शन। क्लियर? तो दूसरी बात मैंने कहा, ये हम इराडिकेशन ऑफ वीड भी इस्तेमाल करते हैं। कौन? ऑक्सीजन इज आल्सो यूज्ड फॉर द इराडिकेशन ऑफ वीड, बट पर्टिकुलरली कौन? डाइकाट वीड्स। ये मैंने कल बताया, आप पॉइंट नोट करो, हो सकता है एंट्रेंस में आ सकता है। मैंने कहा ऑक्सीजन इज यूज्ड टू इराडिकेट डाइकाट वीड्स, नॉट मोनोकाट। से आपके एनसीईआरटी में लिखा है, वहाँ पर लिखा है इट विल डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन मोनोकाट मेच्योर्ड प्लांट्स, सो इट इज़ यूज्ड टू इराडिकेट डाइकाट वीड्स। क्लियर? तो वहाँ मैंने क्या बताया, मैंने बताया अगर ये प्लांट हम डाइकाट वीड ले लेंगे, है ना, ये डाइकाट वीड है यहाँ पर, तो इस डाइकाट वीड को मान लो यहाँ पर हम इस पर, इसके रूट पर, यहाँ पर दिया लो कंसंट्रेशन, तो रूट इनिशिएशन हुई। यहाँ अगर इस डाइकाट वीड के रूट टिप पर हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो ये रूट डैमेज होगा। जब रूट ही डैमेज होगा, क्या प्लांट सर्वाइव कर सकता है?
मत कर सकता है। तो दिस इज़ यूज्ड फॉर इराडिकेशन, ये कल में मैं पढ़ाया आपको, इराडिकेशन ऑफ वीड्स। क्लियर? तो यही हम यहाँ ले लेंगे, ये रूट इनहिबिशन टेस्ट। तो हम एक प्लांट ले लेंगे दैट इज कॉल्ड एज क्रेस प्लांट, क्या आप लिख लो, दैट इज कॉल्ड एज क्रेस प्लांट, ये हम ले लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, मान लो हम 20 या 50 सीड्स ले लेंगे, इसके सीड्स ले लेंगे, किसके, जो क्रेस प्लांट है इसके 50 सीड्स हम ले लेंगे। क्लियर? तो उसके बाद हम इनको वाटर में रखेंगे सोकिंग के लिए। दिस इज़ वाटर हियर, यहाँ पर वाटर है, तो वाटर में हम इन सीड्स को रखेंगे। क्यों? ताकि ये वाटर एब्जॉर्प्शन इनमें होगी, तो सीड कोट सॉफ्ट होगा, तो जर्मिनेशन विल स्टार्ट। क्लियर? क्योंकि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्लियर? जब ये सोक होंगे, सॉफ्ट इनका सीड कोट होगा, तो उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे एक पैट्री डिश, ये हम लैब में करेंगे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ले लेंगे क्या, पैट्री डिश। ये मानो पैट्री डिश मैं दिखाऊंगा अभी आपको, आपने देखा भी कल जब हमने प्रैक्टिकल किया था जो माइटोसिस का, तो मैंने दिखाया आपको पैट्री डिश। तो इस पर रखेंगे फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर में थोड़ा इसमें वाटर डालेंगे ताकि मॉइस्ट, सूख नहीं होना चाहिए, सूख, ये मॉइस्ट रहना चाहिए, वाटर डालेंगे इसमें थोड़ा। तो उसके बाद इस पर ये सीड्स रखेंगे 50 सीड्स, क्रेस प्लांट के 50 सीड्स किस पर रखेंगे, इस मॉइस्चर फिल्टर पेपर पर। ठीक? तो उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, तो यहाँ पर अब इनकी जर्मिनेशन होगी सीड्स की। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट रेडिकल विल कम आउट, पहले रेडिकल आ जाएगा तो जिससे रूट बनता है, तो उसके बाद पैल्म्यूल आएगा जिससे स्टेम बनता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इस सीड की जर्मिनेशन होगी और रूट की लेंथ करीब करीब मान लो 3 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, या 2 सेंटीमीटर, वट एवर, ये हमारे पर डिपेंड करता है, वो अब इतनी लेंथ अचीव करेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। आपको समझ में आता है? जब इनकी जर्मिनेशन हुई तो रूट की लेंथ जो है, या रेडिकल की लेंथ, फर्स्ट रूट प्राइमरी रूट की लेंथ मान लो 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर हो गई, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। एक तो इसी में रखेंगे, किसमें, पैट्री डिश में। तो एक के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे सोल्यूशन, तो उस सोल्यूशन में हम ऑक्सीजन ले लेंगे, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। क्लियर? तो मान लो 50 सीड्स हमने ले लिए, 25 हम इसमें रखेंगे, तो 25 को हम इस सोल्यूशन में रखेंगे या इस पार्ट में रखेंगे जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, तो हम इनको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे। जो रूट्स, ये रूट जो है, इनका हम ट्रीटमेंट किनके साथ, ऑक्सीजन के साथ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे। तो अब यहाँ क्या होगा, हम वी विल ऑब्जर्व, जो रूट है इट विल गेट डैमेज, ये डैमेज होगा। जब ये डैमेज होगा तो इसने रूट ग्रोथ को क्या किया, यहाँ पर इनहिबिट किया, स्टॉप किया, रिटार्ड किया। क्लियर? तो इस तरह हमें पता लगता है, अगर हम लो कंसंट्रेशन दे देंगे इसको तो रूट फार्मेशन विल टेक प्लेस, अगर हम इसी को हाई कंसंट्रेशन दे देंगे तो ये रूट जो है डैमेज होगा, जिस कॉल्ड एज रूट। सो इट शोज दैट डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इट शोज अ रोल ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, एक तो मैंने कहा रूट इनहिबिशन टेस्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस रूट inhibition test. It is also called as Criss root inhibition test. तो ये 2 टेस्ट हैं जो हम कंडक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हम ऑक्सीजन की डिटेक्शन, ऑक्सीजन की फिजियोलॉजी और ऑक्सीजन के फंक्शंस और ऑक्सीजन का रोल डिटेक्ट करते हैं। सो दिस कॉल्ड एज बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन। ये समझ में आ गया या फिर से बताऊं? कोई क्वेश्चन मत है, अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो आर यू एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? अगर नीट में आया, नीट में भी आ सकता है, कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं ऑक्सीजन की बायोएसी के लिए, या जो क्रिस प्लांट है इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन सा हार्मोन। मैंने कहा ना कल, जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो ब्रिलियंट स्टूडेंट वही है जो इस टॉपिक पर इस तरह मतलब देखिएगा कि क्वेश्चन सेट करेगा खुद। आंसर तो सब जानते हैं ना, क्वेश्चन सेट करोगे तो अगर आपको मालूम हो जाएगा कि इस टॉपिक में कितने तरह के क्वेश्चंस आएंगे,
बस देन आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। सो दीज आर 2 टेस्ट। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आप कह सकते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीटेड ऑक्सिजन, यानी ऑक्सिजन का डिफिनीशन, ऑक्सिजन की इंट्रोडक्शन, ऑक्सिजन की डिस्कवरी और हिस्ट्री एंड ऑक्सिजन की फिजियोलॉजी एज वेल एज ऑक्सिजन का जो टेस्ट है बायोएसिड टेस्ट, ये क्लियर हो गया। तो अब हम सेकंड हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज जिबरलिन्स, तो थोड़ा सा आज बताएंगे इसके बारे में, कल इसको क्लियर करेंगे। जिबरलिन आपने नाम सुना है, जिबरलिन्स। जिबरलिन्स, दिस इज सेकंड ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। यहाँ पर आप देखते हैं वो जिबरलिन्स, नॉट जिबरलिन। वहाँ भी मैंने बताया ऑक्सिन्स, नॉट ऑक्सिन। ऑक्सिन मीन्स सिंगल, ऑक्सिन मीन्स अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं ये सिंगल हार्मोन या सिंगल केमिकल सब्सटेंस नहीं है, बट इट इंक्लूड्स अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ हार्मोन्स या केमिकल सब्सटेंसेस विच शो सिमिलर टेस्ट या सिमिलर फिजियोलॉजी। यानी इसमें बहुत से केमिकल सब्सटेंस आते हैं जिनकी एक्शन या जिनकी फंक्शन सेम है, तो हम इनको क्या कहते हैं, जिबरलिन्स। तो हम इनको एक ग्रुप में रखते हैं, दे आर कॉल्ड एज जिबरलिन्स। देयर आर अबाउट 100 जिबरलिन्स, यानी आज तक ग्रोथ देखे गए लगभग 100 जिबरलिन्स देखे गए जिनका रोल सेम है, तो उनको कहते हैं जिबरलिन्स। तो नॉर्मली दीज आर कॉल्ड एज जिबरलिक एसिड्स। हम इन्हें क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज जिबरलिक एसिड्स, क्योंकि देयर नेचर इज एसिडिक। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। द नेचर ऑफ जिबरलिन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, सो देयर नेचर इज एसिडिक, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज जिबरलिक एसिड्स। सो दे आर डिनोटेड बाय Ga1, Ga2, Ga3 सो ऑन अप टू Ga100। क्लियर? तो Ga1, Ga2, Ga3, Ga4 अप टू Ga100, यानी देर आर 100 जिबरलिन्स। क्लियर? तो इनमें जो Ga3 है इस पर सबसे ज़्यादा स्टडी हुई। एक तो फर्स्ट इसकी डिस्कवरी हुई, इस पर बहुत काम हुआ, क्योंकि जब क्या पहले कोई स्टडी होता है इस पर फिर सब इसके पीछे पड़ते हैं, तो सारा का सारा ज़्यादा से ज़्यादा काम किस पर, Ga3। तो इसीलिए हम जब भी लेते हैं हम Ga3 लेते हैं। जिस तरह मैंने ऑक्सीजन में क्या लेते हैं हम, IAA, ऑक्सीजन में लेते हैं ज़्यादातर कौन, इंडोल एसिटिक एसिड। तो इसी तरह यहाँ पर Ga3 यहाँ पर लेते हैं। क्लियर? तो ये जो है इनका पहले देखेंगे इनकी डिस्कवरी या हिस्ट्री। जापान में कहा जाता है, जापान में तो आपको पता है जापान ये तो एक कंट्री है, यहाँ पर राइस सबसे ज़्यादा बनता है ना, जापानीज राइस तो फेमस है। तो एक दिन कहते हैं कि एक फार्मर राइस फील्ड में पहुंचा, मान लो दिस इज राइस फील्ड, ये वहाँ का जिससे हम जाते हैं एप्पल गार्डन पर, है ना, देखते हैं आज कितना मतलब ग्रोथ हुआ है, कोई प्रॉब्लम मत है, कोई डिजीज़ मत है, कोई मुश्किल में हम इसका इजाला करेंगे। तो इसी तरह एज़ यूजुअल ये भी गया, तो वहाँ क्या उसने देख लिया, मान लो दीज आर राइस प्लांट्स, तो वहाँ पर उसने देख लिया कुछ सीडलिंग्स इतने लंबे हुए थे, बहुत उनकी लेंथ इंक्रीज हुई थी। ये परेशान हुआ, अरे यार इनकी लेंथ मान लो 1 फुट है, सपोज यार 2 फीट, तो उसने देखा बहुत 6 फुट 5 फुट उनकी लेंथ हुई। तो आया घर वापस, तो उसने सबों को बताया है ये हुआ, इस हम बताते हैं सर बाग में एप्पल की ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फिर हम मशवरा करते हैं इस पर कोई दवा, ताकि डिजीज़ से हम निजात पाएंगे। ठीक है? तो इसी तरह ये भी आया, तो जब ये फैल गई तो यहाँ पर एक बॉटनिस्ट था दैट इज़ कॉल्ड एज याबूता, क्योंकि ये जापानीज टर्मिनोलॉजी है, हम लोग ये डिफरेंट है ना, नेमिंग भी जापान की है। याबूता एक साइंटिस्ट था। तो जब इसने देख लिया, इसने एक्सपेरिमेंट किया, स्टडी किया, तो उसने किया ये सीडलिंग्स जिनकी लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो गई, तो उसने कहा इनमें इन्फेक्शन हुआ एक फंजे का, इन्फेक्शन बाय फंजी। यानी फंजे जो है, आपने अगर ट्यूशन में वहाँ पढ़ा होगा, फंजे जो है तो वो एक फंगस इसके स्टेम में घुसा, तो यहाँ उसने कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ किया जिसकी वजह से इनकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई। तो बाद में उसने कहा ये जो फंगस है दैट इज़ कॉल्ड एज जिबरलिया फिजिकोरे, जिबरला
फेजिकोरे, FUJIKORII, जबरलिया फेजिकोरे। कस बजे दैट इज कॉल्ड एज जबरलिया फेजिकोरे। ये एक फंगस है, तो इसे हम फ्यूसारम भी कहते हैं। फ्यूसारम, FUSARU, फ्यूजारियम, FUSARIUM, फ्यूजारियम फंगस है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यानी जिबरलिया फेजिकोरा जो है इसका नाम क्या है, फ्यूजारियम। तो उसने कहा ये स्टेम जो है इट गॉट इन्फेक्टेड बाय दिस जिबरलिया फेजिकोरा। तो उसने कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ किया है, सो विद दैट ये लेंथ जो स्टेम की है इट गॉट ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड। तो इस डिजीज़ को बैकेनी के नाम से जाना गया। बैकेनी इज जापानीज टर्म दैट इज कॉल्ड एज फूलिश सीडलिंग। फूलिश सीडलिंग जापान, ये बैकेनी जो है ये इंग्लिश टर्म नहीं है, जापानीज टर्म है। इट मीन्स फूलिश सीडलिंग। तो इस डिजीज़ को क्या बताया गया, बैकेनी डिजीज़। तो बाद में फिर उसके बाद बहुत से कोरासावा और एक साइंटिस्ट आया, कोरासावा, यू ही कोरासावा, ये और एक था, ये भी आया, उसने इस पर काम किया। तो बाद में ये जो उन्होंने डिस्कवर किया तो उन्होंने कहा इसमें एक केमिकल सब्सटेंस जो रिलीज़ होता है इस फंगस से, जिसकी वजह से स्टेम लेंथ इंक्रीज़ होती है, तो उस केमिकल सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया दिस कॉल्ड एज जिबरलिन। बाद में बहुत से और टाइप्स ऑफ जिबरलिक सब्सटेंसेस डिस्कवर किए गए, तो उनके एक ग्रुप में रखा गया जिन्हें हम जिबरलिन्स कहते हैं। तो उसके बाद इनके मतलब टाइप्स या क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होती है, क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हुआ, ये तो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन मत है, कोई कन्फ्यूजन अगर होगा भी यहाँ आप डालेंगे तो कहेंगे नहीं कि आप ये मतलब यहाँ पर वीडियो ऑन है, अगर हम कुछ कहेंगे तो ये मैंने इसलिए कहा कि आप यहाँ से जाके आप घर में पहुँच के फिर से आप इसको देख सकते हैं, आप कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू। कल इसका जो फिजियोलॉजी है, इसका स्ट्रक्चर है, वो कल हम कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच।